हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास सावधान इंडिया का पार्ट 2। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तुम बाहर मत निकलना, जगमोहन ने दबे स्वर में सुनैना से कहा। नीचे झुक जाओ। कांपती सी सुनैना फौरन नीचे झुक गई। जगमोहन ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर टटोली और दरवाज़ा खोलकर वैन से बाहर आ गया। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। उन पांचों का घेरा अब तंग हो चुका था। अब ये सब किस लिए? देवराज चौहान कह उठा। कामरान तो मर गया, तो गैंग का लीडर कोई और बन जाएगा। एक ने खतरनाक स्वर में कहा। 40 लोग हैं गैंग में। कामरान के मर जाने से गैंग के काम नहीं रुकेंगे, तो तुमने उन सबको बम से उड़ा दिया। देवराज चौहान खतरा महसूस कर रहा था। उन्हें कभी भी शूट किया जा सकता था और यकीनन वो ऐसा ही करने जा रहे थे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक वे रिवॉल्वर निकाल पाते तब तक उन्होंने कई गोलियां चला देनी थी। एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह वैन की ओट में हो जाए, परंतु अगले ही पल जो हुआ वो देवराज चौहान और जगमोहन को सकते में डाल देने के लिए काफ़ी था। एक के बाद एक 5 फायर हुए। पूरी 5 गोलियां चली और उन पांचों को जा लगी। जो उन पर गोलियां चलाने वाले थे वे नीचे गिरते चले गए। सन्नाटा छा गया। देवराज चौहान और जगमोहन ठगे से रह गए। तभी कुछ दूरी पर 2 आदमी दिखे, जो कि एक तरफ दौड़ते हुए निगाहों से ओझल हो गए। वो कौन थे? जगमोहन के होठों से निकला। गोलियां चलाने वाले। देवराज चौहान अजीब से स्वर में कह उठा। परंतु थे कौन? मैं नहीं जानता। हमें बचाया क्यों? जैसे तुम वैसा मैं। हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं है। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और नीचे गिरे पड़े पांचों की तरफ बढ़ गया। 3 के सिरों में गोलियां लगी थी, जबकि 2 के कंधों में। वो 2 अभी जिंदा थे और सांसें ले रहे थे। देवराज चौहान ने उन दोनों को शूट करके शांत कर दिया। वो जबरदस्त निशानेबाज थे। जगमोहन पास आता बोला। उन्होंने इनके सिरों का निशाना लिया और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। पांचों पर पूरी 5 गोलियां ही चलाई गई। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बम विस्फोट की आवाज़ दूर तक गई होगी। पुलिस यहाँ पहुँचेगी। दोनों तेजी से वैन की तरफ बढ़ गए। हम बुरे बचे। अगर हमारे छिपे हुए हमदर्द हमें न बचाते तो शायद हम न बचते, देवराज चौहान बोला। परंतु वे थे कौन? श्री कृष्ण राधे राधे। देवराज चौहान, जगमोहन, तुम दोनों ने मेरी खुशियाँ वापस लौटा दी। बहुत एहसान किया मुझ पर। मैं हमेशा याद रखूँगा। हंसराज की आंखें गीली थी। ये तो मुझे ठन पड़ गई कि उन्हें सजा दे दी, मार दिया। श्री कृष्ण राधे राधे। बहुत बड़ा कुत्ता कमीना हरामजादा था कामरान, जिसने मेरी बेटी को खराब किया। बेचारी अभी तक कमरे में रो रही है। उसकी सहेली को फ़ोन कर दिया है। वो आकर सुनैना को संभालेगी। मुझसे तो उसका रोना देखा नहीं जाता। कामरान को मारकर तुम दोनों ने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं तो मैं उसके बारे में सोच सोच कर पागल होता रहता। तुम दोनों ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या दूं? कितनी दौलत चाहते हो तुम लोग? मेरी बेटी को लेकर आए, कामरान को ख़त्म किया। मैं मुँह मांगी दौलत। हमने ये काम सोहनलाल के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं, देवराज चौहान बोला। लेन देन की बात सोहनलाल से। वो कमीना तो कुछ नहीं लेगा। मेरा दोस्त जो ठहरा, तुम ही बता दो कि। कुछ नहीं। सोहनलाल ने मुझे जो करने को कहा था वो हमने कर दिया। वो हमारा भी दोस्त है। तो तुमने मुफ्त में सारा काम किया? मुफ्त में नहीं, सोहनलाल के लिए किया। श्री कृष्ण राधे राधे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हंसराज भीगे स्वर में कह उठा। मेरी इतनी ज़्यादा सहायता की और कुछ भी नहीं ले रहे, जबकि मैं 5-10 करोड़ देने को तैयार हूँ। जगमोहन शांत खड़ा रहा। आप अपनी बेटी को संभालिए। हाँ, अब मुझे उसका और ध्यान रखना होगा। वो हमारे पीछे किसी को लगाया था तुमने? जगमोहन बोला। पीछे? जब हम 30 करोड़ रुपए लेकर गए थे, हम पर नज़र रखने के लिए अपने आदमी हमारे पीछे लगाए थे। मैं ऐसा क्यों करूँगा?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हंसराज जल्दी से बोला। पक्का? श्री कृष्ण राधे राधे की कसम, हंसराज कानों को हाथ लगाकर बोला। बात क्या है? हमने वहाँ ऐसे लोगों को देखा जिसका इस मामले से कोई वास्ता नहीं था। जगमोहन गंभीर था। ऐसा भी वक्त आया था कि हम फंस गए थे। वो लोग हमें गोली मारने जा रहे थे कि अचानक दो लोगों ने आकर उन लोगों को शूट कर दिया और हम बच गए। मुझे लगा वो तुम्हारे आदमी हो सकते हैं, जगमोहन ने कहा। वो मेरे आदमी नहीं थे। मेरे आदमी तो सिर्फ तुम दोनों ही थे। लेकिन वो जो भी थे तुम्हारे भले के लिए ही सामने आए और उन लोगों को मार दिया। उनके बारे में सोचते क्यों हो? वो दोनों आदमी हमारे लिए पहली जैसे बनकर रह गए हैं। श्री कृष्ण राधे राधे। काम खत्म, बात खत्म। भूल जाओ उन्हें। वो तो नहीं भूल सकते, देवराज चौहान बोला। क्योंकि हमारे धंधे में ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं होता कि ठीक मौके पर पहुंचकर कोई इस तरह किसी को बचा ले। वो यकीनन पहले से ही हम पर नज़र रख रहे होंगे। ये जानना ज़रूरी है कि हमारे लिए कि वो कौन हो सकते हैं। ऐसा कौन है जो हमें मरने नहीं देना चाहता? वो तुम्हारे छिपे दोस्त भी तो हो सकते। हमारे धंधे में छिपे दोस्त नहीं होते, जो होते हैं सामने होते हैं, देवराज चौहान बोला। श्री कृष्ण राधे राधे। देवराज चौहान और जगमोहन अपनी कार से हंसराज के बंगले से बाहर निकले। कुछ ही पलों में कार वाहनों के बीच मुख्य सड़क पर दौड़ रही थी। देवराज चौहान कह उठा, नज़र रखो कि हमारा पीछा तो नहीं हो रहा। पीछा कौन करेगा? जगमोहन सतर्क हो गया। वो लोग जिन्होंने हमें वहाँ बचाया था वो पहले से ही हमारे पीछे होंगे। कुछ समझ में नहीं आता। जगमोहन की सतर्कता से भरी निगाह कार के आगे पीछे दाएं बाएं घूमने लगी। सड़क पर वाहनों की काफ़ी भीड़ थी। ऐसे में अगर कोई पीछे भी था तो उसका पता नहीं चलने वाला था। भीड़ बहुत है, अभी इस बारे में पता नहीं चलेगा, जगमोहन ने कहा। सोहनलाल को फ़ोन करो, कहीं उसके भेजे आदमी मौके पर न पहुँचे हों। अगर वो सोहनलाल के आदमी होते तो गोलियां चलाने के बाद भागते नहीं, जगमोहन बोला। तो तुम्हारे ख्याल से वो भागे क्यों? शायद हमारी नज़रों से बचना चाहते हो। वहाँ पर हमारे अलावा तो कोई था ही नहीं। मैंने एक को देख लिया था, उसका चेहरा मुझे अभी तक याद है। वो कहीं दिखा तो मैं फ़ौरन पहचान लूँगा। सोहनलाल से बात करो। जगमोहन ने फ़ोन निकाला और सोहनलाल का नंबर लगाने लगा। कार ड्राइव करते देवराज चौहान की निगाह हर तरफ जा रही थी। सोहनलाल का नंबर लगा और बात हो गई। काम किया हंसराज का? उसकी आवाज़ सुनते ही उधर से सोहनलाल ने कहा। हो गया, कहने के साथ ही जगमोहन ने सब कुछ सोहनलाल को बताया। ओह, कामरान ने हंसराज की बेटी के साथ बुरा किया, उधर से सोहनलाल बोला। भुगत भी लिया, परंतु हम उन दो लोगों को लेकर परेशान हैं जिन्होंने हमें ऐन मौके पर बचाया। वो कौन हो सकते हैं? मैंने सोचा तुम्हारे भेजे आदमी होंगे। तुम लोगों के मामले में बिना पूछे मैं किसी को क्यों भेजूंगा? सोहनलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। बात तो तुम्हारी ठीक है। जिसे तुमने देखा क्या उसे पहले कभी नहीं देखा था? नहीं, जगमोहन ने कहा। वो चेहरा मेरे लिए अनजान था। हंसराज ने भी उन लोगों को नहीं बेचा। इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त उन्होंने गोलियां चलाकर हमारी जान बचाई, वरना हम मारे जा सकते थे। उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया, परंतु वो गोलियां चलाकर भागे क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कामरान के विरोधी गैंग के लोग भी हो सकते हैं जो कामरान का काम खराब करना चाहते हों। पता नहीं, जगमोहन ने गहरी सांस ली। शायद ऐसा ही कुछ हो। बातचीत खत्म हो गई। जगमोहन फ़ोन बंद करते देवराज चौहान से बोला। सोहनलाल की ये बात मुझे जची कि वो दोनों गोलियां चलाने वाले लोग कामरान के विरोधी गैंग के लोग हो सकते हैं जो कामरान का काम खराब करना चाहते हों। ऐसा होता तो वो दोनों कामरान की मौत के साथ ही वहाँ से खिसक जाते, रुकते नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तुम क्या सोचते हो उनके बारे में? कि अभी सोचने को हमारे सामने कुछ नहीं है, परंतु हमें सतर्क रहना होगा। हम दोनों को बचाया जाना किसी नई मुसीबत के आने का संकेत न हो।
कोई किसी को बिना वजह नहीं बचाता। जहाँ बमों का विस्फोट हो चुका हो वहाँ कोई ठहरना नहीं चाहेगा। परंतु वो दोनों वहीं रुके पड़े थे और जब हम मुसीबत में फंसे तो हमारी सहायता करके खिसक गए। जाने क्यों मुझे बार बार यही लग रहा है कि वो हम पर पहले से ही नज़र रखे हुए थे। हमारे पीछे ही वो दोनों वहाँ पहुँचे थे। देवराज चौहान बोला, अगर सच में ऐसा ही हुआ है तो हम अनदेखी मुसीबत में फंस चुके हैं। तब तो उन लोगों का घेरा हर वक्त हमारे आसपास होगा। देवराज चौहान और जगमोहन की नज़रें मिली। देवराज चौहान ने अपना ध्यान कार चलाने में लगा दिया। गफूर कार चला रहा था। मुन्ना खान उसकी बगल में बैठा था। दोनों के चेहरे शांत थे। तेज धूप निकली हुई थी। सड़क पर ट्रैफिक होने की वजह से कार ज़्यादा रफ्तार न पकड़ पा रही थी। 3 के सिर में गोली लगी थी। 2 बच गए। गफूर बोला, वो बचे नहीं थे, उनके कंधों के पास कहीं गोली लगी थी। मुन्ना खान ने कहा, वो बच तो गए। देवराज चौहान और जगमोहन ने उन्हें संभाल लिया होगा। मामूली काम होगा उनके लिए। फंस गए थे वे दोनों। हाँ, हम बीच में ना आते तो उन्हें गोलियां लग सकती थी। मामला क्या था? मेरे ख्याल से लड़की का अपहरण किया गया था और देवराज चौहान फिरौती देकर उसे बचाने आया था। फिर विस्फोट से उन्हें उड़ा क्यों दिया? मैंने वहाँ विस्फोट से जले नोट और हीरे जवाहरात बिखरे दिखे थे। पता नहीं क्या मामला होगा, पर देवराज चौहान और जगमोहन सारा इंतजाम करके आए थे। देवराज चौहान हमारा एहसानमंद होगा कि हमने ठीक मौके पर उसे बचा लिया। वो परेशान होगा। क्यों? ये सोचकर कि उसे बचाने वाला कौन है। मुन्ना खान ने शांत स्वर में कहा, वो सोच रहा होगा कि हम लोग कौन हैं, पर उसे पता नहीं चलेगा। अगर हम बीच में ना आते और देवराज चौहान जगमोहन मर जाते तो हम भी जिंदा न रहते। हामिद अली हमें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देता। कपूर गहरी सांस लेकर रह गया। देवराज चौहान और जगमोहन को हामिद अली के आने तक बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये कैसे संभव है कि हम उन दोनों को बचाए रखें? वो कार एक्सीडेंट में भी मर सकते हैं। उन्हें बचाए रखना जरूरी है। ये हामिद अली का प्लान है। कपूर बोल पड़ा, क्या प्लान है उसका? पता नहीं। मामला क्या है? देवराज चौहान और मोना चौधरी ने पाकिस्तान जाकर हामिद अली के भाई अली को मारा था। विस्तार से जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास वांटेड अली। उसके बाद देवराज चौहान और जगमोहन ने मार्शल के साथ मिलकर हामिद अली के मुंबई में बम विस्फोट को फेल ही नहीं किया, बल्कि जो लोग उसके लिए काम कर रहे थे उन्हें मार्शल के आदमियों ने मार दिया। विस्तार से जानने के लिए पढ़े मैं पाकिस्तानी। तो ये बात है। देवराज चौहान ने चालाकी से हामिद अली के खास आदमी मुन्नी खान को गद्दार साबित कर हामिद अली के हाथों ही मरवा दिया था। देवराज चौहान ने हामिद अली को हर बार करारी चोट दी। समझा। अब हामिद अली अपने खास प्लान के तहत हिंदुस्तान आ रहा है। वो देवराज चौहान से गिन गिन कर बदला लेगा और देवराज चौहान और जगमोहन को बुरी मौत मारेगा। मुन्ना खान ने कहा। कार चलाते गफूर ने सिर हिलाया और बोला, तो मोना चौधरी का भी इंतजाम करने की सोची होगी उसने। मोना चौधरी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। पता किया पर वो चीन गई है। मतलब कि मोना चौधरी इस मामले से बाहर है। हाँ, लेकिन हामिद अली जल्दी ही उसका भी नंबर लगाएगा। हामिद अली को खुद आने की क्या जरूरत थी? हमें कहता तो हम ही देवराज चौहान को। बात सिर्फ देवराज चौहान को या जगमोहन को मारने की नहीं है। तो हामिद अली अपने प्लान के साथ हिंदुस्तान आ रहा है। अभी मुझे ज़्यादा नहीं पता, परंतु इतना पता है कि मारने से पहले हामिद अली देवराज चौहान और जगमोहन को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहता है। मतलब कि देवराज चौहान और जगमोहन को पहले अच्छी तरह रगड़ा जाएगा, ऐसा ही समझ। हामिद अली कब आ रहा है पाकिस्तान से? पता नहीं, उसका प्रोग्राम कोई नहीं जानता, लेकिन वो कभी भी हिंदुस्तान पहुंच सकता है। शायद पहुंच गया हो। क्यों? ये भी हो सकता है। कल ही देवराज चौहान हमें दिख सका है और हम उसके पीछे लग गए। अगर कल देवराज चौहान हमें न दिखा होता तो आज हम उसे कैसे बचा पाते? वो तो मर गया होता आज, कपूर ने कहा।
हम 20 दिन से देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश कर रहे थे। 40 आदमी इस काम पर लगे थे। कहीं तो उसने दिखना ही था। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि कल वो हम लोगों को दिख गया और आज उसे बचा भी लिया गया। इस वक्त उनके पीछे कौन है? मुस्तफ़ा और इकबाल। उन्हें फ़ोन करके हालचाल पूछ देवराज चौहान और जगमोहन का। वो अपना काम करना जानते हैं, मुन्ना खान ने कहा और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। कपूर का ध्यान कार चलाने पर था। इस सड़क पर ट्रैफिक बढ़ गया था। इकबाल, उधर से आवाज़ आते ही मुन्ना खान ने कहा। मुस्तफ़ा, उधर से कहा गया। मैं मुन्ना, पहचान लिया मैंने। मुस्तफ़ा ने उधर से कहा। हम शिकार के पीछे हैं। यही पूछने के लिए फ़ोन किया, हमारे चले जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था? देवराज चौहान और जगमोहन ने घायल पड़े बाकी 2 को शूट कर दिया। तुम लोगों की गोलियां 3 के सिरों में लगी थी, मालूम है। उसके बाद वो लड़की के साथ उस वैन में निकल गए। हम सावधानी से उसके पीछे लग गए। वे वल्ली के एक शानदार बंगले में पहुँचे। मेरे ख्याल से लड़की वहीं रहती थी। उन्हें वहाँ छोड़ा और 20 मिनट में बाहर आ गए। अब कहाँ जा रहे हैं वे? पता नहीं, हम पीछे लगे हैं। कालम्बा देवी रोड से निकल रहे हैं इस वक्त। सावधान रहना, वो दोनों शातिर है। पीछा करने का बाप न जाए। हम हर तरह से सतर्क हैं। मुन्ना खान ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा। मुन्ना खान और गफूर जब ठिकाने पर पहुंचे तो वहां 6 लोग और मौजूद थे। नादिर, रियाज, मंसूर, नदीम, वकील और साजिद। उस हॉल के कमरे में नीचे गद्दे बिछे हुए थे और वहाँ 15 लोगों के सोने का इंतजाम था। एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी वहाँ किचन संभाले हुई थी, जहाँ उनके खाने पीने का इंतजाम होता था। 20 दिन पहले ही ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। इससे पहले वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। हामिद अली की तरह से इन्हें यहाँ पहुँचने को कहा गया था और डकैती मास्टर देवराज चौहान को और जगमोहन को तलाश करने को कहा गया था। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। उन्हें देखते ही नादिर खुशी से कह उठा। मुस्तफ़ा ने फ़ोन पर बताया कि तुम दोनों की निशाने बहुत बढ़िया हैं। देवराज चौहान और जगमोहन को बचा लिया तुम लोगों ने। वो तो गलती से गोलियां निशाने पर जा लगी। कपूर गद्दे पर बैठता कह उठा। हामिद अली ने काम के लिए हम लोगों को चुना है, तो कोई खास वजह तो होगी हम में। नदीम बोला। उन्हें कुछ हो जाता तो हामिद अली का कहर हम पर टूटता। मंसूर ने कहा। हामिद अली अपने प्लान के साथ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। ऐसे में वो जो चाहता है वो ही हमने करना है। हमने काबिल बनकर दिखाना है उसे। वो हमें तगड़े नोट भेजता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, तो हम उसका काम भी तो करते हैं जो वो कहता है। उसने हमें देवराज चौहान और जगमोहन को ढूंढने का काम दिया था, वो हमने किया और उसके बाद उसके पीछे लगकर आज उसे बचाया भी। मुन्ना खान ने कहा। पर आज हुआ क्या था? रियाज ने पूछा। देवराज चौहान और जगमोहन अपहरण हो चुकी लड़की की फिरौती लेकर उसे छुड़ाने गए थे। फिर वहाँ कोई बड़ा पंगा हुआ। हम दूर से सब कुछ देख रहे थे। असल मामले का पता नहीं लग सका। जिन सूटकेसों में भरकर फिरौती दी गई थी उसमें देवराज चौहान और जगमोहन पहले से ही बम लगाकर लाए थे और बमों में विस्फोट कर दिया। वो सब लोग मारे गए, परंतु 5 लोगों को उन्होंने आसपास पहले से ही छिपा रखा था। वो जब लड़की के साथ वहाँ से जाने लगे थे उन 5 ने उन्हें घेर लिया। वे तब उन दोनों पर गोलियां चलाने ही वाले थे कि हमने उन्हें निशाना बना लिया। तब तो देवराज चौहान और जगमोहन परेशान हो रहे होंगे कि उन्हें बचाने वाले कौन है। ये परेशानी तो उन्हें जरूर हो रही होगी। तुम दोनों को उन्होंने देखा देखा पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों के पीछे नहीं आए वो वक्त ऐसा नहीं था कि हमारे पीछे आते। लड़की को लेकर वहाँ से चले गए। अब मुस्तफ़ा और इकबाल उनके पीछे हैं। हाँ, हामिद अली की कोई खबर? वो हिंदुस्तान आ पहुँचा कि नहीं? मुझे नहीं पता, शायद आ गया हो। वकील कह उठा। हामिद अली का कुछ पता नहीं चलता।
वो छलावे की तरह है, कब कहाँ पहुंच जाए हवा भी नहीं लगती। हमारा काम पक्की तरह देवराज चौहान और जगमोहन पर नजर रखना है, उसमें चूक नहीं होनी, हमसे चूक नहीं होनी। तभी नादिर का मोबाइल बजा तो उसने बात की। हेलो नादिर। दूसरी तरफ से हामिद अली की आवाज़ आई। आप जनाब कैसे हो नादिर? एकदम अच्छा हूँ। बाकी लोग? वो भी सब ठीक हैं, नादिर ने जल्दी से कहा। हुक्म दीजिए, गफूर या मुन्ना से बात कराओ। नादिर तेजी से आगे बढ़ा और मुन्ना खान की तरफ फ़ोन बढ़ाता कह उठा, जनाब हामिद अली साहब से बात करो। मुन्ना खान ने फ़ोन थामकर बात की। आदाब जनाब, मुन्ना खान ने कहा। तुमने और गफूर ने ठीक मौके पर देवराज चौहान और जगमोहन को बचा लिया जनाब, मुन्ना खान ने कहा। ये तो हमारा काम था, सब लोग ऐसे ही काम करते रहो, वो दोनों हर पल नज़रों में रहे। ऐसा ही होगा जनाब, मुन्ना खान ने बोला। हम काम को दिल से पूरा कर रहे हैं, तुम सब काबिल लोग हो, तभी तो चुनकर तुम लोगों को इकट्ठा किया है। आप हिंदुस्तान पहुंच गए जनाब? अभी नहीं, परंतु कल परसों में आ जाऊंगा। इसी तरह काम करते रहो तुम सब। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। दूसरा ठिकाना। 4 कमरे थे, परंतु एक कमरे में फैजल, रईस और अहमद मौजूद थे। फैजल उनसे 4 कदम दूर कुर्सी पर बैठा था, जबकि अहमद और रईस एक बड़े टेबल पर मुंबई का नक्शा फैलाए उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। ये माहौल 10-20 मिनट से था। जवेरी बाजार, रईस कह उठा। ये ठीक रहेगा? नहीं, जवेरी बाजार में पहले भी काफ़ी विस्फोट हो चुके हैं, अहमद ने कहा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें भीड़ भरी जगह चाहिए। जवेरी बाजार हर वक्त लोगों से भरा रहता है। इस बार कोई नई जगह ढूंढो। मतलब तो दहशत फैलाने और ज़्यादा से ज़्यादा लाशें बिछाने में है। जवेरी बाजार ठीक? रईस, अहमद ने नक्शे से नजरें हटाकर उसे देखा। सिनेमा हॉल में बम रखना ठीक होगा? सिनेमा हॉल नहीं, वहाँ बम भीतर ले जाना कठिन होगा, पकड़े भी जा सकते हैं, प्लान फेल हो जाएगा, रईस बोला। अहमद की नज़रें पुनः नक्शे पर जा टिकी। हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ भीड़ होती है। हमें हर होटल, क्लब, डिस्कोथेक और होटल ठीक रहेगा, वहाँ बम ले जाना आसान रहेगा, तलाशी का भी झंझट नहीं, और वहाँ कितने लोग मर सकते हैं? रईस ने अहमद को देखा। काफ़ी। न्यू ईयर के मौके पर होटल के डिस्कोथेक में काफ़ी भीड़ होती है। एक ही हॉल में 150-200 लोग का मौजूद रहना मामूली सी बात होती है। तब सब शराब के नशे में होते हैं। ऐसी जगह पर बम फटे तो 100 से ज़्यादा लोग मरेंगे। ठीक कहते हो, हमें ऐसे होटलों का चुनाव करना होगा जहां न्यू ईयर की पार्टियां होने वाली हो। सब बड़े होटलों की रेकी करनी होगी और अपने मतलब की बात जाननी होगी। अहमद ने पलटकर फैजल को देखा। फैजल कुर्सी पर बैठा आराम से उन्हें देख रहा था। तुम अलग क्यों बैठे हो? तुम गधों की बातें सुन रहा हूँ, फैजल बोला। तो क्या हम फालतू की बातें कर रहे हैं? अहमद बोला। हाँ, फालतू मत बोलो। हामिद अली ने हम तीनों को इकट्ठा किया है कि हम मुंबई में ऐसी कोई जगह तलाशें जहां बम विस्फोट करने से मुंबई तड़प उठे। तुम्हें इस काम में दखल देना चाहिए। कल तक हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, फैजल बोला। हामिद अली ने हमें फ़ोन पर इस जगह का पता बताकर यहाँ पहुँचने और इकट्ठे काम करने को कहा। पर तुम काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे फैजल, रईस ने कहा। तुम लोग मुझे जानते ही कितना हो, फैजल ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? अहमद बोला। तुम दोनों मुंबई से बाहर के हो और नक्शा खोलकर बैठ गए, जबकि मेरी ज़िंदगी मुंबई में ही बीती। मैं मुंबई के लिए नया नहीं हूँ, अहमद बोला। 2 बार यहाँ काम कर चुका हूँ। मैं भी। मैं मुंबई में 3 बार काम कर चुका हूँ। बम विस्फोट के लिए मुझे नक्शा देखने की जरूरत नहीं, फैजल ने कहा। मुंबई का नक्शा हर वक्त मेरे दिमाग में रहता है।
तुम लोग मुझसे किसी भी जगह के बारे में पूछ सकते हो। वैसे भी मैं नक्शे से ज़्यादा अपने दिमाग पर भरोसा रखता हूँ। मुंबई में बम विस्फोट काफ़ी कर चुके हैं हम। क्या कहना चाहते हो? रईस बोला। हमने न्यू ईयर की शाम होटल के डिस्कोथेक में बम विस्फोट करने की सोची है, अहमद ने कहा। हामिद अली ने हमें विस्फोट करने को नहीं कहा। उसने कहा है जगह पसंद करो। अगर हमसे उसने वहाँ विस्फोट करवाना होता तो उसके शब्द दूसरे होते। हमें सिर्फ जगह का चुनाव करना है। ऐसा ही सही। रईस ने सिर हिलाया। न्यू ईयर की रात होटल के डिस्को बेकार है, फैजल कह उठा। बेकार है? अहमद बोला। एक एक होटल में एक बम 100 से ज़्यादा लोगों की जान लेगा और तुम कह रहे हो कुछ नया करो। नया? हाँ नया। बम विस्फोट तो हिंदुस्तान के शहरों में होते ही रहते हैं। लोग भी मरते हैं और 2 दिन बाद आई गई हो जाती है। उसमें याद रखने वाला कुछ नहीं होता। तो रईस के माथे पर बल पड़े। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नया निशाना हो कि उसे याद रखा जाए। मेरे ख्याल में हम दोनों नहीं समझे कि तुम क्या कहना चाहते हो। अता की याद है जिसने अमेरिका में हमला किया था? हाँ, वो शानदार काम था। लोग आज भी उसे सबसे बड़ा हमला मानते हैं हम लोगों का। तो तुम क्या विमान अपहरण करके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फैजल ने सिर हिलाया। मेरा कहने का मतलब है जरा हटकर सोचो। होटलों में, बाजारों में तो बम विस्फोट होते ही रहते हैं। ऐसा करना अब मामूली सी बात हो गई है। हमने हामिद अली को दिखाना है कि हम बेहतर सोच सकते हैं। वो हम पर खर्चा करता है, वो बेकार नहीं जाता। रईस और अहमद की नज़रें मिली। कुछ पल वहाँ चुप्पी रही। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? रईस बोला। हाँ, बताओ हमें। रईस बोला। मैंने कुछ अलग सोचा है। मैं हमेशा ही अलग सोचता हूँ, फैजल ने बोला। मेरिन ड्राइव की मेरिन सोसाइटी। आगे बोलो। 7 मंजिला, 11 इमारतें पिलरों के दम पर खड़ी है, यानी कि नीचे पार्किंग है। अगर हम हर पिलर पर एक एक पावरफुल बम लगाते चले जाएं, तो उन 11 की 11 बिल्डिंगों को ताश के पत्तों की तरह नीचे गिरा सकते हैं। मेरिन सोसाइटी का नाम मुंबई में टॉप पर है। 2-3 नेता भी वहाँ रहते हैं और कुछ चर्चित फिल्म वाले भी। अगर हम वहाँ पर कामयाब रहे तो हजारों लोगों की जानें जाएंगी और 15 दिन तक बचाव कार्य चलता रहेगा। पूरा हिंदुस्तान दहल उठेगा। तब हमारे इस काम को भूला नहीं जा सकेगा। बस सोचने और समझने की बात है कि ये काम कैसे किया जाए। वहाँ पर तगड़ी सिक्योरिटी है, रईस बोला। बम लगाना आसान नहीं। मैंने कब कहा कि वहाँ जंगल है और उधर कोई भी नहीं होगा, फैजल ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने अभी अभी यही बोला है कि सोचने समझने की जरूरत है कि काम कैसे किया जाए। अगर उन 11 इमारतों के पिलरों में हम बम लगाकर विस्फोट करते हैं तो ज़बरदस्त तबाही मच जाएगी। लेकिन ये काम आसान नहीं है दोस्तों। हामिद अली ने हमें ऐसी कोई जगह पसंद करने को कहा है कि जहां बम विस्फोट से ज़बरदस्त तबाही मच सके ही। परंतु हमें ये नहीं कहा गया कि हम प्लान करें कि कैसे उस जगह को उड़ाया जाए। क्या कहना चाहते हो? रईस बोला। हामिद अली से पूछना होगा कि आगे का प्रोग्राम क्या बनाना है। क्या हम फ़ोन करें हामिद अली को? अहमद बोला। अभी नहीं, रईस ने सोच भरे स्वर में कहा। पहले हमें मेरिन सोसाइटी की रेकी करनी होगी। उस सारी जगह को हमने इस नज़र से देखना है कि क्या वहाँ काम किया जा सकता है। मैं अभी वहाँ चलने को तैयार हूँ। तुम भी चलोगे हमारे साथ? रईस ने फैजल से पूछा। मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ, वहाँ की हर जगह को जानता हूँ, फैजल बोला। अब भी साथ चलोगे हमारे? बेशक, मैं कहीं भी चलने को तैयार हूँ, फैजल कह उठा। फैजल, रईस और अहमद मेरिन ड्राइव इलाके की मेरिन सोसाइटी पहुँचे। सोसाइटी के प्रवेश गेट पर बैरियर लगा हुआ था। 2 गार्ड वहाँ मुस्तैदी से मौजूद थे।
आने जाने वालों पर नज़र रख रहे थे। आने वाले की पहचान के बाद ही उसे भीतर जाने दिया जा रहा था। पहले तुम लोग जाओ, फैजल ठिठकता हुआ बोला। भीतर प्रवेश करो। और तुम? अहमद कह उठा। मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग कोशिश तो करो भीतर जाने की। फैजल मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब है कि भीतर प्रवेश करना कठिन है? हाँ, तुम दोनों कोशिश करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम्हें भीतर जाने से कोई रोकेगा नहीं, रईस बोला। ऐसा ही समझ लो। ताला बोलता बहुत है। रईस ने मुंह बनाया और अहमद के साथ आगे बढ़ गया। मेरिन सोसाइटी की 7 मंजिला इमारतें नजर आ रही थी। 4 सामने की तरफ पड़ती थी, बाकी पीछे की तरफ थी। ऊंची 4 दीवारी के बीच मानो छोटा सा शहर बसा हुआ था। गार्ड हर किसी को भीतर नहीं जाने दे रहे, आने वालों से पूछताछ करते दिखते हैं। अहमद बोला। मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। कैसे? देख लेना, रईस ने शांत स्वर में कहा। मुझे आसान नहीं लगता भीतर प्रवेश कर जाना। मेरे ख्याल से किसी गार्ड को पटाकर रखना पड़ेगा, उसे नोट देने होंगे। रईस खामोश रहा। फैजल को हमारे साथ आना चाहिए था, अहमद पुनः बोला। वो अपने को ज़्यादा समझता है, वो सोचता है हमसे बेहतर है, रईस ने कहा। अजीब सा है वो। हामिद अली को ऐसे बंदे को काम में नहीं लेना चाहिए। वो बेवकूफ़ नहीं है जो फैजल को इस काम पर लिया है। हम फैजल को जानते ही कितना है, शायद वो हमसे बेहतर हो। मैं नहीं मानता, अहमद बोला। मैं दूसरे से कम नहीं हूँ। मैंने भी ऐसा कई बार किया है। 10 सालों से हामिद अली के लिए काम कर रहा हूँ। एक बार पकड़ा गया, पकड़े गए, फिर 10 मिनट में छूट गया। जिस पुलिस वाले ने पकड़ा उसे 10 लाख देने पड़े। किस्मत वाले हो जो तुम्हारे हिस्से ऐसा पुलिस वाला आया, अहमद ने कहा। नहीं तो पुलिस वाले हम जैसे लोगों से रिश्वत भी लेना पसंद नहीं करते। मेरे कई पुराने साथी अभी तक जेल में बंद है, सालों से। ये काम हर किसी को हजम नहीं होता। मैं भी बचपन से ही आतंकवादी बनना चाहता था और जानता था कि मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। हामिद अली के संपर्क में कैसे आए? अहमद कुछ पल खामोश रहकर कह उठा। ये नहीं बता सकता, बताने से कई बातें खुल जाएगी और तुम मेरे बारे में जान सकते हो कि मैं किधर का हूँ। फिर रहने दो। नाम तुम्हारा असली है अहमद? तुम्हारा असली है तो मेरा भी असली है। मेरा तो नकली है। हामिद अली ने कहा कि नकली नाम का इस्तेमाल करना ताकि बाद में सुरक्षित रह सको। तुम्हारा नकली है तो मेरा कैसे असली हो सकता है? अहमद ने कहा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।